वेलकम दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेमेस्टर फर्स्ट के बीसीए के सी क्लास में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सूडो कोड। और बेसिकली ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि ये अजीब सी चीज़ भी है, नाम भी इतना अजीब व गरीब इसका है कि इसको लेने में ही 4 बार सोचना पड़ता है। तो बेसिकली सूडो कोड के बारे में इस टॉपिक पे चलने से पहले एक एग्जांपल को पहले समझने का एफर्ट करते हैं कि आखिर सूडो कोड होता क्या है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपने कुछ कहीं किसी जगह पर घूमने की प्लानिंग की। मान लीजिए कि आप जिस शहर में रहते हो उसी के आसपास आपने फ्रेंड लोगों के साथ मूवी देखने का प्लान किए, या फिर आपने कहा कि आज अपने घर पे लोगों को बुलाते हैं दावत पे या फिर किसी खाने की पार्टी पर। तो ऐसे में जो है आप प्लानिंग करोगे कि भाई अगर इतने लोग आते हैं, हमारे 4 या 5 फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनको क्या खिलाया जाएगा खाने में, और सारी चीज़ों के फिर आप अरेंजमेंट करोगे, उनके बारे में सोचोगे कि उस सारी प्लानिंग करोगे कि आखिर कैसे कैसे हमें सारे वर्क को करना है। या फिर फॉर एग्जांपल दूसरे एग्जांपल को अगर चलने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो आप एक प्लानिंग करते हो कि किस जगह पे उसको लेकर जाएंगे, या अगर कोई बहुत स्पेशल है, समवन स्पेशल लाइक, तो आप एक प्लानिंग करते हो कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उस प्लानिंग में कितने खर्चे होंगे, कहाँ से प्लानिंग की अरेंजमेंट होगी। तो आप ये सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, एंड दिस इज़ नोन एज सूडो। बेसिकली जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं उसी प्लानिंग को ही सूडो कोड कहा जाता है। इट इज़ नथिंग एल्स। ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि सीधे सीधे आपने प्रोग्राम लिख दिया। कोई भी आप जनरल सी बात है कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में आती है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग करते हैं। ये थोड़ी ना है कि हम तुरंत का तुरंत को सॉल्व कर लेंगे, नहीं, तुरंत कोई चीज़ होता भी नहीं है, बट हम एक प्लानिंग के तहत हर काम करते हैं। उसी तरह से जब हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाएंगे कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। या अगर आप अपने घर में कुकिंग के बहुत शौक़ रखते हैं और आप कुछ किसी दिन चिकन या मटन या कुछ ऐसा वेज या नॉन वेज कुछ बनाना हो, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, और उसको आप ओवन में कुक करोगे कि गैस पे कुक करोगे या बारबेक्यू पे कुक करोगे, तो ये आप डिसाइड करोगे उसमें आप किस तरह के स्पाइस का इस्तेमाल करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले सोचेंगे। सडनली आप तुरंत कूद नहीं जाएंगे मैदान में कि चलो भाई बिना सोचे समझे हम काम करते, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कार्य अच्छा नहीं माना जाता। तो आप एक प्लानिंग करते हो। ये जो प्लानिंग है यही सूडो कोड बेसिकली होता है। यानी किसी भी प्रॉब्लम को जब हम फर्स्ट शो में सोचते हैं, फर्स्ट थॉट में लेते हैं, उसे सॉल्व करने के तरीके को विचार करते हैं, तो उसे ही सूडो कोड कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर कि यहाँ पे सूडो कोड इज़ नाइदर एन एल्गोरिदम नॉर अ प्रोग्राम। देखिए ये साफ साफ बोल दिया है कि ना तो वो एल्गोरिदम में होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं, स्टेप बाय स्टेप तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग में ये होता है कि भाई हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, हम पहले ये प्लान कर लेते हैं कि ताकि जब हम उसको बनाना चालू करें उस रेसिपी को, तो ऐसा ना हो कोई सामान घट बढ़ जाए। तो इसलिए हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो एज़ इट इज़ प्रोग्राम को बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उन सारी चीज़ों को हम किसी पोजीशन पर नोट डाउन करके रख लेते हैं कि उसमें हम लूप चलाएंगे, कि उसमें हम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, या उसमें हम कौन से वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए कोई भी काम को करने से पहले जो प्लानिंग करते हैं उसी को हम लोग सूडो कहते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल इन सूडो कोड। अब यहाँ पर सूडो कोड में 2 तरह से कंडीशंस को मेंशन करते हैं। एक तो इफ़ देन एल्स होता है और दूसरा होता है केस ऑफ। देखिए ये जो सी के प्रोग्रामिंग आप लोगों ने इफ़ एल्स पढ़ा था ये वही है, बस सिंटैक्स थोड़ा चेंज है। तो आपने इफ़ के केस में वहाँ पे पढ़ा होगा कि अगर इफ़ एल्स आप लोग को याद हो तो आप लोग ने वहाँ देखा होगा कि आप इफ़ लगाते थे, लगाने के बाद फिर कंडीशन लिखते थे, एंड देन अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट, और कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स में ले जाकर स्टेटमेंट 2। तो बस एज इट इज़ यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, देन कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद देन लिखते हैं आगे बढ़ाने के लिए उसका अपने स्टेटमेंट को। जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वहाँ पे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, और एल्स देन स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखे हो वो ट्रू एग्जीक्यूट होगा। और इस इफ़ को क्लोज़ करने के लिए हम एंड इफ़ का इस्तेमाल करते थे। बस यही है फ़र्क
सूडो में, और जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे सी के उसमें, कि वहाँ पर इफ़ एल्स का डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर इफ़ देन एल्स और इंडिफ का इस्तेमाल करते हैं इफ़ को क्लोजिंग बताने के लिए कि इफ़ की क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड, अच्छा इसमें कुछ एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि अगर x की वैल्यू 1 के बराबर होगी देन हेलो प्रिंट होगा, और अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो एल्स इफ़ में जाएगा और गुड नाइट प्रिंट कर देगा, और फिर हमने इफ़ को यहाँ पर क्लोज कर दिया। चलिए ये तो समझ में सबको आई थिंक आ गया होगा क्योंकि फैल्स ही है। अब सेकंड आपने टॉपिक पढ़ा था स्विच, अगर आप सभी लोग को याद हो तो वहाँ पर स्विच के केस में हमने बताया था कि, या स्विच में आपको जैसा पता ही होगा कि केसेस बनते हैं, तो यहाँ पर हम उसी को सॉल्व करते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको याद हो, या अगर हम सिंपल सा स्विच का एग्जांपल लेके फिर हम इस केस का एग्जांपल लेके आते हैं, तो यहाँ पर आप लिखते थे स्विच एंड देन ब्रैकेट में आप एक्सप्रेशन को ट्रांसफ़र करते थे, और यहाँ पर फिर आप जैसे अगर 1 से लेकर 3 तक के नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो केस 1 हो गया, और यहाँ पर लगा करते थे जो है आप प्रिंट 1। उसी तरह से जो है केस 2 देन प्रिंट आप करते थे 2 करेंगे, प्रिंट एफ TW 2। उसी तरह से जो है केस 3 बनाते थे आप लोग, देन उसके बाद जो है आप 3 प्रिंट करते थे, और 3 के अलावा कोई भी नंबर यूज़र देता है तो वो हम लोग डिफ़ॉल्ट में लेके जाते थे, डिफ़ॉल्ट, और प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड। तो एज इट इज़ वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि इस जगह पे हम कैसे करते हैं उसको सूडो कोड में, कि यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे स्विच में, आप स्विच की जगह पे लिखेंगे केस ऑफ x। अगर केस ऑफ x में यहाँ पर 1 हो गया तो हम प्रिंट करा देंगे 1 को। उसी तरह से 2 अगर हो गया तो हम प्रिंट करा देंगे 2 को। उसी तरह से जो है 3 हो गया तो हम 3 को प्रिंट करा देंगे, और डिफ़ॉल्ट के लिए यहाँ पे अदरवाइज़ लेते हैं प्रिंट 3, और डिफ़ॉल्ट के लिए हम लिखेंगे अदरवाइज़। और यहाँ पे हमने लिख दिया इनवैलिड। देखिए कुछ फ़र्क नहीं है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है, अदरवाइज़ सब कुछ वही सेम था। और लास्ट में क्योंकि हमें ये क्लोज़ भी करना है, हमें बताना है कि हमारा जो स्विच है, क्योंकि सी में तो हम कर्ली ब्रेसेस से क्लोज़ करते हैं, बट यहाँ पर हमें क्लोज़ करने के लिए इंड केस का इस्तेमाल करना होता है। तो आई होप आप लोगों को केस भी समझ में आ गया होगा। थर्ड हम बात करते हैं करेंगे जो लूप के बारे में, यानी इटरेशन के बारे में। देखिए इटरेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, लेकिन जब कभी भी इटरेशन का टर्म्स आए तो आप समझ जाइएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट लूप, हम लूप की बात कर रहे हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर, जैसा हमने सी में पढ़ा हुआ है। और अब उसी को हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस जगह पे पहला तो फॉर टू नेक्स्ट है, ठीक है, दूसरा रिपीट और अनटिल है, और थर्ड जो है वाइल, डू वाइल और इंड वाइल है। ये फॉर नेक्स्ट है, ठीक है, ये डू वाइल है, और ये रिपीट अनटिल वाइल डू वाइल है, वाइल लूप है, जैसा हमने सी में पढ़ा हुआ है। आइए अब इसी के बिहाफ पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कराने हो फॉर एग्जांपल, तो आप सी में कैसे कराते थे? सी में कराने के लिए आप लिखते थे फॉर i इज़ इक्वल टू 1 एंड देन उसके बाद i लेस देन इज़ इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस, एंड देन उसके बाद आप प्रिंट करा देते थे, यानी आप सिंपल सा उसको प्रिंट करते थे i को %d एंड देन i। तो एज़ इट इज़ यहाँ पर भी अगर आप देखो ध्यान से
कि अगर हम उसको फॉर नेक्स्ट से बनाना चाहें तो फॉर लिखेंगे i इज़ इक्वल टू, हमने 1 लिखा, फॉर i इज़ इक्वल टू 1, कहाँ तक प्रिंट करना डियर, 10 तक प्रिंट कराना है तो हमने 10 लिख दिया। देन उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट किसको कराएंगे, i को कराएंगे, और उसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो यहाँ काउंटर के लिए जैसा यहाँ पे i प्लस प्लस हम डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ काउंटर ऐसा नहीं डिक्लेयर कर सकते। यहाँ पर काउंटर बनाने के लिए हम लोग सीधे सीधे नेक्स्ट लिख देते हैं। तो 1 के बाद नेक्स्ट आएगा 2, 2 के बाद नेक्स्ट आएगा 3, और ऐसे करते हुए ये प्रिंट करता चलेगा। चलिए इसी चीज़ सेकेंड देखते हैं, रिपीट और अनटिल को। देखिए ये एक तरह से डू वाइल है, और अब रिपीट और अनटिल को देखने की कोशिश करते हैं। तो रिपीट में क्या कर रहा है, ये भी सेकंड टाइप का लूप है। जैसे यहाँ पर भी जो है हमने कोई भी नंबर अगर लिया जो 10 से छोटा होगा तो रिपीट ले लिया, ये सिंटैक्स हमारा है। देन इनपुट हमने x करा लिया एंड ना उसके बाद लेस देन 10 किया। तो यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट होती रहेगी। 10 मतलब कि लेस देन, जब तक आप इनपुट 10 से नीचे कर रहे हैं तब तक ये रिपीट होता रहेगा, और 10 के ऊपर जैसे ही आप इनपुट करोगे तो आपका कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये स्टॉप हो जाएगा। तो रिपीट और ये अनटिल हमने देख लिया, और नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाइल, डू वाइल और इंड वाइल। ठीक है, वाइल, डू, इंड वाइल। देखिए वाइल भी एज इट इज़ लूप की तरह ही है। अब यहाँ पे आपने इनपुट x करा लिया, कराने के बाद चेक कर लिया कि x की वैल्यू 10 से छोटी होगी तो इनपुट करेगा x में, और यहाँ पर क्लोज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंड वाइल का। ठीक है डियर, तो ये 3 तरह के लूप हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए ये थोड़ा सा चीज़ें समझने की हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। कि मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल समझते हैं कि कोई आप अपने लैब में बैठे हो और एक सम का प्रोग्राम आपने रन कराया Ctrl+F9 से, और आपने 2 नंबर दिया 4 और 5। ऑब्वियस इसका रिज़ल्ट 9 आना चाहिए, लेकिन ये 9 आने में आपका समय लग रहा हो, यानी 9 का रिज़ल्ट आने में आपका 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट का समय लग रहा हो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि आपके रिज़ल्ट तक में लगने और रिज़ल्ट को आने में लगने वाला टाइम अगर ज़्यादा है, हो रहा हो, तो उसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो बात क्लियर होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कोई भी प्रोग्राम अगर आपका रन करते समय ज़्यादा समय ले रहा होगा तो इसे हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब इसको समझते हैं कि ये बिग ओ नोटेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ मेज़रमेंट को समझना होगा। जैसे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस यानी दूरी को अगर नापना हो तो आप किस में नापोगे? सिंपल सी बात है कि छोटी दूरी होगी तो आप कहोगे सेंटीमीटर, उससे बड़ी होगी तो आप कहोगे मीटर, उससे बड़ी होगी या इंचेस, उससे बड़ी होगी तो आप कहेंगे फीट, उससे बड़ी होगी तो आप कहेंगे मीटर, उससे बड़ी होगी तो आप कहेंगे किलोमीटर। तो ये सारी जो यूनिट बनाई गई है ये डिस्टेंस की यूनिट है, जिससे कि हम दूरियों को या कह सकते हैं कि डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। उसी तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिग ओ नोटेशन बनाया गया है, जो कि हमारी एल्गोरिदम की स्पीड को डिस्क्राइब करता है कि हमारा एल्गोरिदम कितनी स्पीड से कार्य कर रहा है। यानी कि अगर आपका जितना बिग ओ का नोटेशन अच्छा होगा उतना ही आपकी एल्गोरिदम की स्पीड भी अच्छी होगी। तो ये तो बात समझिए, बिग ओ नोटेशन इज़ डिस्क्राइबिंग द स्पीड ऑफ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन एल्गोरिदम। सिंपल सी बात है कि स्पीड का मतलब उसके रन से है कि कितने तेज़ी से वो रन कर रहा है। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख लिया जाए तो इसके एफिशिएंसी एग्जांपल में सबसे बेस्ट जो एग्जांपल आता है जैसे बाइनरी सर्च। देखिए हमने साथ साथ यहाँ पे लिख भी दिया कि ओ लॉग एन, ओ मतलब बिग ओ है जो इंडिकेट कर रहा है स्पीड को। तो स्पीड मेज़र करना है तो लॉग एन देख लीजिए, ये बाइनरी सर्च का होता है। ये एग्जांपल पूछा भी जाता है। सिंपल सर्च अगर बात करेंगे तो सिर्फ एन है जो काफ़ी वर्स्ट है। उसके बाद क्विक सॉर्ट जो सबसे अच्छा माना जाता है वो एन इंटू लॉग एन होता है, और उसके बाद आता है सिलेक्शन जो होता है एन स्क्वायर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि हम बिग ओ में इस्तेमाल करते हैं, और इस एग्जाम्पल को लर्न जरूर रखिएगा क्योंकि पूछा भी जाता है कभी कभी एफिशिएंसी एग्जाम्पल दे दीजिए बिग ओ के, तो आप इसमें ये एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में और लोगों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और वो भी चीज़ों को सीख सकें। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।